हेलो दोस्तों, मॉडर्न स्टडी 2.0 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए, हमारा 1813 का चार्टर एक्ट कंप्लीट हो गया था। उसके आगे हमको देखना था। तो हम देख रहे थे कि कंपनी जो है धीरे धीरे कंपनी से जो है शासन धीरे धीरे जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट अपने हाथ में लेती हुई नज़र आ रही थी। अब ये इनडायरेक्ट रूप से भारत पे जो है शासन करना स्टार्ट कर दी थी ब्रिटिश संसद या वहाँ के महाराजा। तो ये एक्ट के माध्यम से जो है इसमें एक एक प्रावधान लेके आ रहे थे, जिससे जो है कंपनी को कंट्रोल कर रहे थे और खुद का जो है शासन नियंत्रण कर रहे थे इंडिया पे। ठीक। तो ये चलिए इसी के क्रम में ये आता है 1833 का चार्टर एक्ट। ये 1813 के बाद जो है कंपनी का जो है लाइसेंस 20 साल के लिए मिला था। अब ये पूरा हो चुका था, यानी ये एक्सपायर हो चुका था। तो 1833 में कंपनी को लाइसेंस चाहिए था। तो वही जो है ये लाइसेंस के लिए जो है 1833 का चार्टर एक्ट आता है। इसमें जो है ब्रिटिश संसद जो है इसमें जो प्रावधानों को लिख के कंपनी पे लागू करने के लिए भेजा गया था। तो उसको हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे। तो फर्स्ट इसमें हम देखते हैं कि ये जो पहला तो ये 20 साल के लिए जो हम देख रहे थे कि 20 वर्ष पर जो है कंपनी को लाइसेंस लेना रहता था। 20 साल में ये समाप्त हो जाता था, या इसको हम बोले आज्ञा पत्र लेना रहता था। 20 साल जो है व्यापार करने के लिए इंडिया में ब्रिटिश संसद थे। तो ये देखिए रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। फिर आए इसके बाद एक्ट आया 1793 में। फिर आता है 1813 में। ये 20 साल बाद आ रहा है। फिर जो है आएगा 1833। तो ये 20 साल यहाँ है, 20 साल यहाँ, 20 साल यहाँ। ठीक, यानी 20 साल पे जो है इसको लाइसेंस लेना रहता था। 20 साल के लिए इसको आज्ञा मिलता था और फिर जो है 20 साल बाद इसको दूसरा जो है आज्ञा पत्र लेना पड़ता था ब्रिटिश जो है संसद से। तो ये जो है 1813 वाला जो है 20 साल में एक्सपायर हो गया था। अब 20 साल में एक्सपायर हो गया 1813 वाला 1833 तक। तो अब इसको नया जो है घोषणा लेना था, यानी आज्ञा लेना था, घोषणा पत्र लेना था। तो ये जो है 1833 में ये जो है इसको जो है आज्ञा पत्र के तौर पे ये जो 1833 का चार्टर एक्ट आता है और इसमें क्या क्या प्रावधान थे उसको हम देखते हैं। तो पहला जो ये 20 साल वाला सिस्टम, जो 20 साल के लिए जो इसको लाइसेंस मिल जाता था व्यापार करने के लिए, ये जो आखिरी बार मिला है 1833। 1853 में फिर जो है इसका जो है लाइसेंस ख़त्म हो जाएगा। तो 1853 में कोई अब नहीं ऐसा इसको लाइसेंस मिलता है 20 साल के लिए या 10 साल के लिए। ये जो है टेम्परेरी जो है चल रही होती है, कंपनी चल रही होती है। पूरा जो है धीरे धीरे ब्रिटिश संसद जो है उस पर कंट्रोल कर ली रहती है एक कंपनी पे। इसको जो है कभी भी समाप्त कर सकती है, ईस्ट इंडिया कंपनी के अस्तित्व को कभी भी समाप्त कर सकती है। पूरा जो है एक सिस्टम के माध्यम से पूरा जो है हर तरह से जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट और वहाँ के जो है महाराजा होते थे इस पे कंट्रोल कर चुके रहते हैं 1853 तक। ये जो है ये चलता है 1853 में। ये कंपनी को जो है अधिकार मिलता है थोड़ा इसमें कोई, लेकिन ये फिक्स टाइम नहीं इसको डिसाइड किया जाता है कि इतने साल तक ये कंपनी करेगी व्यापार। इसमें ये लिखा होता है 1833 वाले में, 1853 वाले एक्ट में लिखा होता है कि ये जो है कभी भी इसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है और ब्रिटिश जो है संसद या वहाँ के महाराजा जो है डायरेक्ट शासन कर सकते हैं पूरा अपने हाथ में लेके। ठीक। तो ये हम देखेंगे आगे 1853 के एक्ट में। हम देख रहे हैं 1833। तो हम यहाँ देख लिए कि 1833 में इसको जो है फिर 20 साल का लाइसेंस मिल जाता है। ये जो है आखिरी बार इसको लाइसेंस मिलता है। तो चलिए अब आगे कहानी देखते हैं। तो चलिए यहाँ हम देख लिए कि 20 साल का जो है इस कंपनी को मिल गया लाइसेंस। ठीक। अब सेकेंड काम जो होता है, ये जो धीरे धीरे गवर्नर जो थे, गवर्नर जनरल, उसको पावरफुल बनाते हुए जा रही थी जो ब्रिटिश संसद। ये जो है गवर्नर जनरल को पावरफुल बना रहे थे और बाकी जो प्रेसिडेंसिया थी उसके गवर्नर थे उनका भी अधिकार को इसमें छीन लिया जाता है।
कैसे छीन लिया जाता है उसको हम चलिए देखते हैं। तो ये जो गवर्नर जनरल थे बंगाल के बन चुके थे, बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल को जो है अब क्या बोला गया कि ये बंगाल का गवर्नर जनरल जो है ये होगा अब भारत का गवर्नर जनरल, यानी इसको अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि किस एक्ट के तहत जो है बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। तो 1833 के एक्ट में ये प्रावधान था। तो बंगाल के गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल थे लॉर्ड विलियम लॉर्ड विलियम बेटिंग थे बंगाल के गवर्नर जनरल। और जब इन्हीं को बना दिया गया भारत का गवर्नर जनरल, तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल पूछे तो लॉर्ड विलियम बेटिंग, और बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल पूछे तो ये है लॉर्ड विलियम बेटिंग। तो भारत का जो है प्रथम जो है गवर्नर जनरल पूछे तो ये है लॉर्ड विलियम। हम देख चुके थे कि 1813 में तक जो है इस जो गवर्नर जनरल होता था इसको जो है सैन्य अधिकार भी दे दिया गया था। ठीक, तो यहाँ पे इनको क्या प्राप्त था? भारत के गवर्नर जनरल को ये सैन्य शक्ति, सैन्य प्लस नागरिक, सैन्य शक्ति और नागरिक की शक्ति जो है इनको प्राप्त हो गई। ठीक, भारत के गवर्नर जनरल को ये जो इसका यूज जो है ये स्वतंत्र रूप से कर सकते थे, इस पे कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता था। चाहे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो, इनको इस पे हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये स्वतंत्र रूप से जो है इस सैन्य शक्ति का यूज कर सकते थे। ठीक, इस पे जो है किसी का कंट्रोल नहीं था। ये भारत के गवर्नर जनरल को ये इसमें अधिकार मिल गया। और हम सेकंड देखते हैं काम इसमें क्या हुआ। तो भारत का गवर्नर जनरल को जो है यहाँ पावरफुल बनाया जा रहा है धीरे धीरे। इसमें जो इसकी परिषद जो थी, भारत के गवर्नर जनरल, बंगाल गवर्नर जनरल की परिषद थी, तो ये भारत के गवर्नर जनरल बने तो इनकी भी परिषद वही परिषद थी। तो ये परिषद जो थी, परिषद में जो है एक सदस्य को और बढ़ा दिया गया। परिषद के जो सदस्य थे उसमें एक सदस्य को और ऐड कर दिया गया। ये एक सदस्य कौन था? ये जो था विधि सदस्य, विधि सदस्य, ये विधि सदस्य को ऐड कर दिया गया। और सेकंड काम क्या किया गया, ये जो भारत के गवर्नर जनरल के अधीन जो प्रेसिडेंसियां थी सबको कर दिया गया था। पहले हम देखे थे कि अधीन थी, मद्रास की प्रेसिडेंसी हो या बम्बई की हो, उसको अधीन कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पे भारत के गवर्नर जनरल, अब उनको जो अधिकार भी था, कानून बनाने का अधिकार भी मिल गया था, यानी कानून बना सकते थे। लेकिन क्या, बंगाल के गवर्नर जनरल से जो है पास कराना पड़ता था कानून को। लेकिन अब यहाँ क्या किया गया कि भारत के गवर्नर जनरल के जो है प्रेसिडेंसी के जो है गवर्नर होते थे उनको अधीन कर दिया गया। अधीन करने के साथ ही वो जो विधि बनाने का अधिकार उनको मिला था वो अधिकार को भी यहाँ छीन लिया गया। यानी अब वो कोई विधि या कानून का निर्माण नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पे इसमें व्यवस्था किया गया 1833 में, उनके जो है विधि बनाने का अधिकार भी छीन लिया गया। अब जो है देखिए भारत का गवर्नर जनरल है, इसको जो है विधि बनाने का अधिकार इनको जो है अब
स्वतंत्र रूप से ये विधि बनाने का इनको अधिकार मिल गया। अब विधि बनाने का अधिकार मिल गया तो विधि विशेषज्ञ भी होना चाहिए। ठीक, तो ये आ चुका है विधि सदस्य। ये कौन था इनकी परिषद में? ये था लॉर्ड मैकाले। उसके बाद जो है 1834 में अब इनको ये जो है विधि बना सकते हैं गवर्नर जनरल। 1834 की बात है, 1834 में एक विधि आयोग बना दिया गया, विधि आयोग। ये विधि का मतलब ये तरीका नहीं है यहाँ, ठीक, ये विधि का मतलब कानून है। ठीक, तो ये विधि आयोग बनाया गया। विधि आयोग का निर्माण किया गया। विधि आयोग का निर्माण क्यों किया गया? विधि आयोग का निर्माण ये किया गया कि ये जो गवर्नर जनरल उसकी परिषद ये जो कानून बना रही है, तो विधि आयोग जो है उसकी समीक्षा करेगा, जांच करेगा, ठीक, ये कानून सही है कि नहीं, उसमें सुझाव देगा। ठीक, यहाँ पे जो विधि सदस्य लॉर्ड मैकाले यहाँ पे बने, ये टेम्परेरी रूप से इसके परिषद के सदस्य हैं, इनको अस्थाई नहीं किया गया। ये जो है परिषद में सुझाव दे सकते हैं, लेकिन यहाँ इनको मतदान करने का अधिकार यहाँ अभी इनको नहीं मिला। 1853 के एक्ट में इनको अस्थाई कर दिया जाएगा, ये मतदान भी करेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल में ये जो सिर्फ परिषद में अपना सलाह दे सकते हैं और ये मतदान नहीं कर सकते हैं। तो 1834 में विधि आयोग बनाया गया। तो 1834 के विधि आयोग का इसके अध्यक्ष जो बनाए गए, अध्यक्ष बन गए लॉर्ड मैकाले। क्योंकि ये विधि विशेषज्ञ थे तो इनको ही बना दिया गया यहाँ पे अध्यक्ष विधि आयोग का। तो ये आपको इम्पोर्टेंट है, ये सब ये आपको इतना बात ध्यान में रखना है। ठीक, तो चलिए अब आगे कहानी देखते हैं, इसमें और क्या क्या चेंजिंग हुआ। देखिए एक चीज़ और यहाँ पे चेंजिंग हुआ, ये जो कंपनी होती थी, कंपनी में जो थे ये विदेशी सिर्फ कर्मचारी नियुक्त होते थे। यहाँ भारतीयों को कोई अधिकार नहीं था, कोई भी भारतीय उच्च पद पे नियुक्त नहीं होता था। इस एक्ट में जो है 1833 में एक प्रावधान किया गया कि अब भारतीयों को भी उच्च पद पे रखा जाएगा। ठीक, उच्च पद पे रखा जाएगा, उनके साथ कोई भी भेदभाव रंग जाति धर्म के आधार पे उनको कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। देखिए तो यहाँ पे जो है भारतीयों को भी क्या मिल गया, योग्यता के आधार पे। देखिए और भारतीयों को भी इसमें जो है कंपनी में काम करने का अवसर मिल गया। यहाँ पे योग्यता उनके पास है तो वो कार्य कर सकते हैं, इसमें प्रावधान किया गया। लेकिन ये बाद में चला नहीं, इसको जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इसको निरस्त कर देता है। लेकिन इनको अधिकार यहाँ पे मिला है 1833 में कि ये जो है अब जो है कंपनी में कोई भी कर्मचारी जो है उच्च पद पे है उसको जो है अधिकार, यदि उसके पास योग्यता है तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसको नियुक्त किया जाएगा। लेकिन ये जो योग्यता के आधार पर नियुक्ति जो था, इसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या इसको हम कोर्ट ऑफ डायरेक्टर भी बोलते हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, ये जो है सदस्यों को ये चीज़ जो है जमा नहीं। ठीक, ये जो है इस अधिकार को जो है इनको जो दिया गया था योग्यता के आधार पे, ये क्या किए, इसका विरोध किए काफ़ी। ये जो इस एक्ट में आया था तो इसका विरोध किए और विरोध करके इसको जो है निरस्त कर दिए थे। क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को जो है इनको भी अधिकार मिला हुआ था, एक कंपनी के जो है सदस्य थे, कंपनी के शेयरधारक थे, तो इनको भी अधिकार था, इनकी ही कंपनी थी, इनका पैसा लगा हुआ था, तो ये जो है इसको निरस्त कर दिए। ये जो है हालांकि 1853 में हम देखेंगे तो अब जो वहाँ खुली प्रतियोगिता का आयोजन कराया गया। ये जो IAS का जो है UPSC का एग्ज़ाम होता है वो जो है खुली प्रतियोगिता उसमें कराया गया। वो जो लंदन में एग्ज़ाम होता था, ब्रिटेन में जाके देना पड़ता था। ठीक,
तो आईसीएस बोलते हैं, आईसीएस उसको, इंडियन सिविल सर्विस जो है। तो आईसीएस जो था तो यही पोस्ट होता था, इसका एग्ज़ाम जो है लंदन में होता। तो 1853 में उसको देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस जो है इसके मेंबर बने हुए थे। आईसीएस की जॉब छोड़ के जो है गांधी जी से प्रभावित होके वो आंदोलन में शामिल हो गए। फिर जो है गांधी जी उनके बीच मतभेद हो गया थोड़ा, तो ये अलग अपना चले गए और फॉरवर्ड ब्लॉक की जो है एक जो स्थापना कर दिए और अपना पार्टी बना के वो रहने लगे, ठीक, अलग। तो वो चीज़ हम आगे हिस्ट्री में देखेंगे उसको। तो ये जो है इनको मिल गया अधिकार, जो मिला था इसको जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर निरस्त कर दिया। उसके बाद हम देखते हैं अब एक चीज़ यहाँ और आया कि ये जो गवर्नर जनरल, भारत का गवर्नर जनरल है और उसकी जो परिषद है, यानी देखिए यहाँ पे इंडिया का जो गवर्नर जनरल, ठीक, इस तरह समझिए। और जो ये परिषद, इसकी परिषद, भारत का गवर्नर जनरल और उसकी परिषद को इस एक्ट में क्या प्रावधान किया गया, इसको बोला जाएगा भारत सरकार। अब इसको जो है भारत सरकार, भारत के जो गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के सदस्य जो थे इनको जो है अब भारत सरकार बोला जाएगा, ठीक। तो ये जो हो गए भारत सरकार। अब इसमें जो है महत्वपूर्ण चेंजिंग क्या था, इसमें प्रावधान क्या था 1833 में, उसको देखते हैं। एक चीज़ और देख लीजिए, 1843 में जो है दास प्रथा जो होता था, दास प्रथा, ये जो 1843 में दास प्रथा को जो है यहाँ पे बैन कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये दास प्रथा क्या होता था, ये जो दासों की बिक्री होती थी, खरीद होती थी, उससे कोई पैसा लिया तो बंधुआ मजदूर वाला जो सिस्टम था उसको जो है यहाँ पे ख़त्म कर दिया गया। इसमें जो है कोई भी अब किसी को दास बना के नहीं रख सकता है। तो यहाँ दास प्रथा का अंत हो गया 1843 में। उसके बाद चलिए हम कंपनी में जो चेंजिंग हुए उसको थोड़ा देखते हैं, समझते हैं। चलिए अब ये जो कंपनी जो थी ये व्यापार कर रही थी, कंपनी हम देखे थे, इसको एकाधिकार तो 1813 में समाप्त हो गया, लेकिन चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार और चाय का व्यापार, दो जो है एकाधिकार इनको अभी मौजूद था। तो 1833 में इसको जो पूरी तरह से इसको समाप्त कर दिया गया। यानी यहाँ पे हम देखते हैं कंपनी का जो है एकाधिकार जो है इनका पूर्णतः समाप्त, यानी कंपनी का एकाधिकार जो था ये पूर्ण रूप से अब समाप्त कर दिया गया कि अब कंपनी जो है व्यापार नहीं करेगी, कोई भी व्यापार के लिए ये कंपनी नहीं। अब क्या करेगी कंपनी जो है सिर्फ भारत पे शासन करेगी, ठीक, भारत पे शासन करेगी। और जो है किसके अंडर में करेगी, तो ब्रिटिश जो वहाँ के महाराजा थे उनके जो है अंडर में ये भारत पे सिर्फ शासन करेगी, अब कोई व्यापार नहीं करेगी। तो इसमें प्रावधान था कि कंपनी जो है इसका पूरा एकाधिकार, व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया गया पूर्ण रूप से। ये जो है अब सिर्फ शासन करेगी, वो भी ब्रिटिश जो है गवर्नमेंट वहाँ के है, वहाँ के जो ब्रिटिश संसद है, वहाँ के महाराजा हैं, उनके जो है अंडर में ये शासन करेगी कंपनी। अब कंपनी जो है व्यापारिक ना होके प्रशासनिक हो गई, ठीक। तो यहाँ अब प्रशासन का जिम्मेदारी इसको मिल गया। यानी हम पूरा जो इसका निष्कर्ष निकालें तो ये जो है अब कंपनी जो है केंद्रीकृत जो है शासन करने का प्रयास यहाँ पे किया गया। इस एक्ट में जो है केंद्रीकृत जो है शासन, यानी केंद्र में पूरा जो है लेवल पे शासन करने का जो है इसमें झलक हमको देखने को मिलता है। ये जो टोटल जो है गवर्नर जनरल को यहाँ पे पावरफुल बनाया जाता है और इसका जो है पूरा जो है एकाधिकार समाप्त करके और इसको जो है प्रशासन करने का अधिकार दे दिया गया। ये जो है प्रशासन करने लगी। अब धीरे से प्रशासन करवा रहे थे वो लोग और धीरे से आएंगे ऑटोमेटिक कंपनी को भगा के
पूरा शासन अपने हाथ में ले लेंगे। वो इसलिए नहीं आ रहे थे, इनडायरेक्ट फॉर्म में कर रहे थे, क्योंकि यहाँ के कल्चर के बारे में, इंडिया के जो है कल्चर के बारे में, रीति रिवाज, उनको जो है नॉलेज नहीं था। ये जो कंपनी थी ये काफ़ी टाइम से आई थी, 1600 से आके अब यहाँ 1800 हो चुका है। 200 साल ये पूरा इंडिया के लोगों के साथ रह चुके, व्यापार कर चुके, सब कुछ जान गई थी, ठीक। तो इसलिए इनके माध्यम से वो शासन कर रहे थे। अब जो इसको हम देखेंगे 1858 में एक कंपनी को पूरी तरह समाप्त कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, पूरा कंपनी नष्ट हो जाएगी, इसका जो है पूरा अस्तित्व तो खत्म। अब सीधे जो है ब्रिटिश जो है महाराजा का यहाँ पे शासन स्थापित हो जाएगा। तो हम 1858 में उसको देखेंगे। तो 1833 में जो इम्पोर्टेंट जो भी चीज़ था उसको मैं करा दिया हूँ यहाँ पे। चलिए दोस्तों, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 1853 का जो एक्ट आएगा, ठीक। वो एक्ट जो है उसमें कोई इसको अधिकार नहीं मिलता है कि वो इतने लंबे समय तक चलेगी या इतना, उसको टाइम कोई उसका फिक्स नहीं किया जाता है, क्योंकि जो है अब कंपनी पे जो है पूरा शासन करने का प्लानिंग जो है ब्रिटिश के महाराजा कर चुके थे। तो इसीलिए उसमें प्रावधान नहीं किया गया कि इतना साल इसको लाइसेंस दिया जा रहा है, इतना समय और कार्य करेगी, वो कोई फिक्स टाइम नहीं था। फिर 1853 से देखिए 58 में ही आके पूरा जो है 57 का विद्रोह हुआ, उसी समय 1858 में पूरा जो है शासन ब्रिटिश जो है महाराजा अपने हाथ में ले लेंगे। तो 1833 का जो हम पूरा इसमें जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें थी उसको हम समझ चुके हैं। अब नेक्स्ट क्लास में हम 1853 का एक्ट देखेंगे और उसके बाद 1858। अब उसके बाद कंपनी पूरी तरह समाप्त, अब ब्रिटिश जो है डायरेक्ट जो है शासन करने लगेंगे वहाँ के महाराजा भारत पे। तो चलिए दोस्तों, अब उसको आगे क्लास में देखा जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।